तो आज का जो हमारा चैप्टर है उसका नाम है स्ट्रक्चर ऑफ एटम। ठीक। ये चैप्टर जो है मोस्टली जो है थोड़ा न्यूमेरिकल बेस्ड है। ठीक। लेकिन लास्ट में थोड़ा सा थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट भी इसमें आता है। ओके। तो इसमें न्यूमेरिकल और थ्योरी वाले दोनों पोर्शन कवर करते हुए चलेंगे। ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, इजी चैप्टर है। ओके। तो शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज़ आती है स्ट्रक्चर ऑफ एटम में क्या, कि जो एटम है उसका स्ट्रक्चर जो थे वो स्टार्टिंग में बहुत सारे साइंटिस्ट ने दिया है। ठीक है। सबसे पहले ये फाइंडिंग्स होने की कोशिश कर रहे थे कि जो एटम है, एटम के अंदर होता क्या क्या है। ठीक है। तो वो ये फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे थे। ठीक। अब देखो, तीन मतलब कुछ साइंटिस्ट आए, उनकी फाइंडिंग्स को हम लोगों ने काफ़ी ज़्यादा तवज्जो दी, क्योंकि वो साइंटिस्ट की फाइंडिंग्स जो है वो आज तक सही साबित हुई हैं। ठीक है। तो बस हमें उनकी जो फाइंडिंग्स है हमें वो समझनी है। ओके। हमें उनकी फाइंडिंग्स को समझना है। तो देखो, सबसे पहले आता है जो एटॉमिक मॉडल दिया था वो था डाल्टन ने, उसे कहते हैं डाल्टन एटॉमिक मॉडल। इन्होंने ये कहा था कि जो एटम होता है, एटम सबसे छोटा पार्टिकल है जो हमारा दैट टेक्स पार्ट इन केमिकल रिएक्शन, दैट टेक्स पार्ट इन केमिकल रिएक्शन। मतलब एटम सबसे छोटा पार्टिकल है जो कि हमारा केमिकल रिएक्शन में पार्ट ले सकता है। ओके। तो ये थी डाल्टन की फाइंडिंग। अब चलते हैं दूसरे मॉडल पे। दूसरा मॉडल आता है थॉमसन मॉडल। थॉमसन मॉडल को एक और नाम से बोलते हैं प्लम पुडिंग, प्लम पुडिंग मॉडल, या फिर रेजिन ऑन पल्प। ठीक है। रेजिन ऑन वाटरमेलन या रेजिन ऑन पल्प। इसमें देखो क्या है, थॉमसन मॉडल में थॉमसन ने अज्यूम किया कि ये एक ना जो एटम है वो सर्कुलर है। उन्होंने क्या अज्यूम किया कि एटम सर्कुलर है, और पूरे जो इसकी सर्कुलर प्लेट है इसमें भरा हुआ है पॉजिटिव चार्ज। मतलब ये जो पूरी जो है ना, ये पूरा सर्कल, उन्होंने कहा पूरा का पूरा पॉजिटिव चार्ज है, और इसमें नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन ऐसे एम्बेडेड है। जैसे आप वो देखते हो वाटरमेलन, तरबूज। तरबूज के अंदर आप देखते हो कि जब तरबूज खोलते हैं, हम्म तो अंदर बीज निकलते हैं। तो इन्होंने बस वही चीज़ बोली है कि जो तरबूज है अंदर से, वो इन्होंने कहा जो पूरा रेड रेड वाला एरिया जो हम खाते हैं, इन्होंने कहा कि वो पूरा प्रोटॉन का है। ठीक है। वो पूरा पॉजिटिव चार्ज है, और जो उसमें बीज आते हैं वो इलेक्ट्रॉन है। समझे? ऐसे समझ लो आप। उन्होंने बोला कि एक कोई एटम जो है उसे सर्कुलर मान लो। अगर एटम सर्कुलर है तो उसकी पूरी प्लेट पे हमने पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर रखा है इक्वली, और उसमें जो है नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन एम्बेडेड है। ओके। ऐसे करते हैं। फिर आता है तीसरा मॉडल, जो कि थोड़ा सा ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इन दो के कंपैरिजन में। ठीक। वो आता है रदरफोर्ड मॉडल। रदरफोर्ड मॉडल जो है, इसमें क्या हुआ था, इस मॉडल को पहले हमें समझना चाहिए कि इसमें हुआ क्या था। हम्म इसमें जो है सबसे पहली बार जो रदरफोर्ड ने एलिमेंट लिया था वो था अल्फा पार्टिकल। कौन से पार्टिकल्स थे वो? अल्फा पार्टिकल्स। ठीक है। और अल्फा पार्टिकल का जो अगर आपसे वो पूछ ले कि वो क्या होता है फॉर्मूला, तो आप लिख देना He2 पॉजिटिव, हीलियम 2 पॉजिटिव। ये होता है अल्फा पार्टिकल का। तो उन्होंने एक गोल्ड फाइल लिया, गोल्ड फॉइल, और इसके ऊपर बहुत सारे अल्फा पार्टिकल्स मारे। तो उन्होंने देखा बहुत सारे अल्फा पार्टिकल जो थे सीधे सीधे चले गए बिना किसी डिफ्लेक्शन के। बहुत सारे अल्फा पार्टिकल सीधे सीधे चले गए बिना किसी डिफ्लेक्शन के। इससे ने क्या पता चला कि जो एटम है उसका बहुत सारा पार्ट एम्प्टी है, उसका बहुत सारा पार्ट एम्प्टी है। ठीक है। बहुत सारा पार्ट एम्प्टी है। अब देखो, कुछ जो अल्फा पार्टिकल थे वो ऐसे टेढ़े टेढ़े चले गए। अब देखो टेढ़ा क्यों। अब आप देखो कि जब हम दो पॉजिटिव चार्ज को आपस में पास लाते हैं तब वो रिपेल करते हैं ना।
अब जैसे देखो, ये जो है अल्फा पार्टिकल है यहाँ तक आया, फिर यहाँ से रिपेल कर गया, यहाँ तक आया, यहाँ से रिपेल कर गया। तो इससे क्या पता चलता है कि एटम के सेंटर पे पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है, एटम के सेंटर पे पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है। ठीक है। अब देखो कुछ अल्फा पार्टिकल्स जो थे, कुछ अल्फा पार्टिकल्स जो थे वो सीधे गए, सीधे ही वापस आ गए, सीधे गए, सीधे ही वापस आ गए, सीधे गए, सीधे ही वापस आ गए। इससे पता चलता है कि जो एटम है उसका मास जो है एक जगह पे सेंटर पे है कहीं। ठीक है, उसका मास जो है कहीं एक जगह ही है सेंटर पे। ठीक, क्योंकि वो मुश्किल से एक या दो पार्टिकल होते हैं जो सीधे जाता है, सीधे ही अपने ट्रैक पर वापस आ जाता है। हम्म। और रदरफोर्ड ने एक बात और बोली कि जो न्यूक्लियस का साइज होता है, जो न्यूक्लियस का साइज होता है वो बहुत छोटा होता है एटम के साइज से। खैर ये वाली बात तो हमें पता है, कि जो न्यूक्लियस का साइज होता है वो बहुत छोटा होता है एटम के साइज से। अब बात आती है कि हम एलिमेंट को डिनोट कैसे करते हैं। सपोज अब मैंने यहाँ पे एक एलिमेंट ले रखा है एक्स, ठीक, और उसे ऐसे दे रखा है हमें। तो इसमें जो चीज़ नीचे दे रखी है आपकी वो होती है एटॉमिक नंबर, और जो चीज़ आपको ऊपर दे रखा है वो होता है उसका मास नंबर। एटॉमिक नंबर को अगर हमें डिफाइन करना होता है तो हम लिखते हैं इट इज़ द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन एटम, उसे कहते हैं उसका एटॉमिक नंबर। अब देखो, जब यहाँ पर आपको कोई चार्ज नहीं, अब देखो एक्स को कोई चार्ज नहीं दे रखा ना, ना +1 ना -1, कोई चार्ज नहीं दे रखा ना, तो इस केस में जो हमारे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो होंगे, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो होंगे ये हमारे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बराबर होते हैं। मतलब अगर कोई भी चार्ज नहीं दे रखा आपको, एक एलिमेंट के ऊपर कोई भी चार्ज नहीं है, वो न्यूट्रल है, तो फिर आपके नंबर ऑफ प्रोटॉन्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बराबर आएंगे। ओके। अब जैसे देखो सोडियम है, सोडियम है, तो इसमें पूछा प्रोटॉन्स कितने होंगे, तो प्रोटॉन्स कौन से वाले होते हैं, नीचे वाले होते हैं प्रोटॉन्स। ठीक, प्रोटॉन्स हो गए हमारे 11। अब पूछेगा इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन्स भी 11 हो गए। अब ये पूछा न्यूट्रॉन्स, तो अब देखो मैं बताता हूँ क्या होता है। एटॉमिक नंबर को हमने डिफाइन किया नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है, ठीक है। अब मास नंबर में देखो क्या होता है, मास नंबर इक्वल्स टू एटॉमिक नंबर प्लस न्यूट्रॉन्स। एटॉमिक नंबर एन नॉट को लिखते हैं न्यूट्रॉन्स, ठीक है। मास नंबर इज इक्वल्स टू एटॉमिक नंबर प्लस न्यूट्रॉन। तो अब देखो हमें यहाँ पे न्यूट्रॉन निकालने हैं और हमको इसका मास नंबर दे रखा है, ठीक। तो मास नंबर इज इक्वल्स टू एटॉमिक नंबर 11 प्लस न्यूट्रॉन्स, तो न्यूट्रॉन कितने आ जाएंगे 12। ठीक है, ऐसे करना है। सिमिलरली हम अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है BR 35 और 80। तो इसमें देखो प्रोटॉन्स कितने हो जाएंगे, बोलो बोलो। नीचे वाले होते हैं प्रोटॉन्स, हो जाएगा 35। इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे, तो भैया वो भी 35। और न्यूट्रॉन्स कैसे निकालेंगे, न्यूट्रॉन्स का फॉर्मूला होता है मास नंबर, मास नंबर इज इक्वल्स टू एटॉमिक नंबर प्लस न्यूट्रॉन्स, तो न्यूट्रॉन्स आ जाएंगे हमारे 45। ठीक है। अब देखो कुछ ना हम चार्ज वाले एलिमेंट लेते हैं, यहाँ पे चार्ज आता है ना। हाँ, अब जैसे यहाँ पे देखो 27 13 और AL पे चार्ज दे रखा है +3। अब देखो सबसे पहली बात तो ये लिखो कि जब भी चार्ज आता है, जब भी चार्ज आता है
सिर्फ फा 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 कैसे बनता है, सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स का नंबर चेंज होता है। इसका मतलब ये है कि जब भी कोई भी चार्ज आता है तो इलेक्ट्रॉन का नंबर चेंज होता है, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स का नंबर नहीं बदलता। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे हम पहले प्रोटॉन्स निकालेंगे। तो प्रोटॉन्स कितने आ रहे हैं, 13। न्यूट्रॉन्स कितने आ रहे हैं, 27 माइनस 13, 14। ये आ गया हमारा नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। अब बचता है इलेक्ट्रॉन। तो देखो इलेक्ट्रॉन निकालने का क्या तरीका होता है। आपने पहले इसका एटॉमिक नंबर लिख लो। सबसे पहले आप इसका एटॉमिक नंबर लिख लो। एटॉमिक नंबर लिख लो। और यहाँ पे कितना रखा है, +3। अगर +3 है तो -3 कर दो, और अगर -3 है तो प्लस कर दो। मतलब इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए पहले आप इसका एटॉमिक नंबर लिख लो, और अगर यहाँ पे प्लस का साइन है तो यहाँ पे आप -3 कर दो। तो 13 - 3 10। ठीक है, ऐसे होगा। वैसे ये वाला क्वेश्चन है। इसमें प्रोटॉन्स कितने हैं, 17। वेरी गुड। न्यूट्रॉन्स कितने हैं, 35 - 17, 18। अब देखो यहाँ पे क्या करना है, इलेक्ट्रॉन्स निकालने हैं। तो इलेक्ट्रॉन्स के लिए आप लिख लो पहले तो इलेक्ट्रॉन्स, और पहले आपको क्या लिखना होता है, पहले आपको ये लिखना होता है एटॉमिक नंबर 17। और यहाँ पे देखो -1 है, यहाँ -1 है, तो यहाँ पे कर दो +1, तो हो जाएगा 18। ठीक है, देखो माइनस का, अगर माइनस का 1 होता है तो हम प्लस कर लेते हैं, अगर प्लस का होता है तो माइनस कर देते हैं। समझे, ऐसे करना होता है, इलेक्ट्रॉन का नंबर बदलता है सिर्फ। समझे बच्चा। अब अगला टॉपिक आता है रेडियस और न्यूक्लियस। ठीक है, अब रेडियस और न्यूक्लियस निकालना है, तो उसके लिए ना हमें एक प्यारा सा फॉर्मूला दे रखा है, ये R=R0 A⁻⁴ और R0 की ना वैल्यू आपको याद रखनी चाहिए। ये वैल्यू आपको R0 की हमेशा याद रखनी चाहिए। ठीक है, ये न्यूक्लियस का है, ये न्यूक्लियस का है। ओके, तो देखो एक का निकाल के देखते हैं, एल्यूमिनियम का निकाल के देखते हैं। ठीक है, एल्यूमिनियम का निकालना रेडियस, तो R=R0। एल्यूमिनियम का मास नंबर 27 दे रखा है इन्होंने। 27 1/3। और देखो R0 इसको लिख सकते हैं 3⁻³ × 1/3। तो ये 3⁻³ से कट गया, तो ये जाएगा 3R0। और R0 की वैल्यू कितनी है, 1.5 × 10⁻⁻15। जब आप इसे सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आएगा 4.5 × 10⁻⁻15 मीटर्स। देखो क्या होता है, R=R0 A⁻⁴ ओके, ये फॉर्मूला होता है। अब देखो हमें 1/3 को हटाना पड़ेगा ना, तो इसके लिए हमें क्या करना होता है, हम ना इसे यहाँ पे लिख लेंगे 3⁻3। ठीक, अब देखो पावर में मल्टीप्लाई करो, 3 × 1/3, तो ऐसे ऐसे कट जाएगा ना। तो हमने यहाँ पे यही किया है, 3 × 1/3 यहाँ का पहले से ही था, तो उसे काट दिया, तो ये बचा 3R0। ओके, तब देखो जब हमने इलेक्ट्रॉन के अंदर की खोज करी, तो हमें क्या क्या मिला, सॉरी एटम के अंदर की। ठीक है, तो उनको बोलते हैं सब एटॉमिक पार्टिकल्स। सबसे पहले हमें मिला इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन जो है हमें दिया था जे.जी. थॉमसन ने। और हम सबको पता है कि जो इलेक्ट्रॉन होता है वो हमारा नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल होता है। तो नेगेटिवली चार्ज तो होता है, अब उसमें चार्ज कितना होता है,
वो होता है -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम का चार्ज होता है। ठीक है, तो ये चार्ज आपको याद होना चाहिए। और जो उसका मास होता है 9.1 इंटू 10⁻31 kg, किलोग्राम। और जो थोड़ा सा इम्पोर्टेंट पॉइंट है नीट के हिसाब से वो ये है कि इलेक्ट्रॉन जो होते हैं ना प्रेजेंट होते हैं कैथोड के अंदर। आप पढ़ते हो ना कैथोड एनोड, तो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं कैथोड के अंदर। ये पॉइंट थोड़ा इम्पोर्टेंट है नीट के पर्सपेक्टिव से। बाकी आप चार्ज और मास तो याद कर ही लोगे। ठीक है, अब बात आती है प्रोटॉन्स की। तो प्रोटॉन्स जो है हमारे फाइंड किए डिस्कवर किए थे गोल्डस्टीन ने। इसका चार्ज क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज। तो इसका चार्ज का मैग्नीट्यूड क्या होता है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19। इसका जो मास होता है वो होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻27 kg। और ये जैसे एनोड रेस का था और कैथोड रेस का ये था, तो ये हो जाएगा एनोड रेस का, या इसको बोलते हैं कैनाल रेस। तो ये आपको याद होना चाहिए। अब बारी आती है न्यूट्रॉन की। तो न्यूट्रॉन का फाइंड किया था जेम्स चैडविक ने। और न्यूट्रॉन्स का हम सबको पता है ना कि वो न्यूट्रल होते हैं, उन पर कोई चार्ज नहीं होता। तो यहाँ पे चार्ज 0 और जो उनका मास होता है वो आपको याद करना पड़ेगा। अब देखो इसका था 1.6, प्रोटॉन का था 1.6 और इसका है 1.675। तो इनका मतलब ये हो गया कि न्यूट्रॉन का मास जो होता है ना वो सबसे ज़्यादा होता है। जो न्यूट्रॉन का मास होता है वो सबसे ज़्यादा होता है। तो अब आप देखो एक ना कंपैरिजन आता है, एक ना कंपैरिजन आता है। उसमें देखो ये देते हैं इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा मास प्रोटॉन का होता है, प्रोटॉन से ज़्यादा मास न्यूट्रॉन का होता है। अब इन्होंने पूछा है फाइंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट विल वेट 1 ग्राम। फाइंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट विल वेट 1 ग्राम। अब देखो एक इलेक्ट्रॉन का वेट कितना होता है? एक इलेक्ट्रॉन का वेट कितना होता है? अभी हमने देखा था ना 9.1 10⁻⁻31 kg। ठीक है, ये kg में दे रखा है और हमें पता है कि 1 kg जो होता है वो 1000 ग्राम्स होता है। तो जब हम इसे चेंज करेंगे तो कैसे लिखेंगे? -31 और किलोग्राम से ग्राम बना लो पहले तो आप इसको, 3 ग्राम। तो हो जाएगा ग्राम्स। अब देखो ये एक इलेक्ट्रॉन का वेट आ गया ग्राम्स में, ये एक इलेक्ट्रॉन का वेट आ गया ग्राम्स में। ये था किलोग्राम्स में, आप चाहो तो ये भी लिख लो। ये एक इलेक्ट्रॉन का वेट आ गया ग्राम्स में। अब इसने पूछा है कि कितने कितने इलेक्ट्रॉन मिलके 1 ग्राम वेट बना देंगे। ठीक है, अब मान लो एक इलेक्ट्रॉन का इतना है और इतना बनाना है। सिंपल इससे इसे डिवाइड कर देंगे ना। देखो क्या है, एक का इतना है। सपोज x है वो वैल्यू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की, और हमें बनाना कितना है? 1 ग्राम। 1 ग्राम। ठीक, तो ऐसे x के लिए सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो ऐसे x के लिए सॉल्व कर लेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए होंगे 1 ग्राम वेट करने के लिए। समझे? ऐसे करना है बस। अब चलते हैं आगे की तरफ। अब यहाँ पर आते हैं कुछ अच्छी अच्छी डेफिनेशंस। सबसे पहले आती है आइसोटोप्स। आइसोटोप में देखो क्या होता है, सेम एटॉमिक नंबर होता है, डिफरेंट मास नंबर होता है, ऑफ सेम एलिमेंट। ऑफ सेम एलिमेंट लिखा है ये थोड़ा बुक से हट रहा है, आप यहाँ पे लिख लेना सेम एलिमेंट। अब देखो क्लोरीन है दोनों, इनका एटॉमिक नंबर क्या दे रखा है आपको? 17 और इसका क्या दे रखा है? 17।
और इसका मास नंबर क्या है 35, इसका 37। तो देखो यही है ना आइसोटोप्स, सेम एटॉमिक नंबर डिफरेंट मास नंबर ऑफ सेम एलिमेंट। अब देखो फिर डिफरेंस क्या आता है, मतलब इनमें डिफरेंस क्या है, ये सोचने वाली बात आएगी ना। अब देखो अगर हम पहले वाले की बात करें, इस वाले की, तो इसके प्रोटॉन्स कितने हैं 17 है, इसमें इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं 17 है। और जब न्यूट्रॉन निकालेंगे, न्यूट्रॉन में क्या करते हैं 35 माइनस 17, तो न्यूट्रॉन आएंगे 18। वहीं अगर हम सेकंड वाले के निकालें तो इसमें भी थोड़ा बहुत ऐसे ही चलेगा। इसमें भी देखो प्रोटॉन 17 है, इलेक्ट्रॉन 17 है, और जब न्यूट्रॉन निकालेंगे तो क्या आएगा 37 माइनस 17 20। और पहले वाले में कितने आते हैं 18। तो आइसोटोप्स में जो होता है दे डिफर इन न्यूट्रॉन्स, आप लिख लेना दे डिफर इन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। ओके, वैसे ही सवाल इतने आते नहीं, लेकिन बस आपको इनकी डेफिनेशन पता होनी चाहिए। फिर आते हैं आइसोबार्स। आइसोबार होते हैं सेम, अब देखो अभी पहले क्या था सेम एटॉमिक नंबर डिफरेंट मास नंबर, अब यहाँ पे हो जाएगा सेम मास नंबर डिफरेंट एटॉमिक नंबर ऑफ डिफरेंट एलिमेंट। तो अब देखो कैल्शियम और आर्गन है, दोनों का मास नंबर 40 है, लेकिन दोनों का एटॉमिक नंबर डिफरेंट डिफरेंट है, तो ये होते हैं आइसोबार्स। अब देखो फिर आता है आइसो इलेक्ट्रॉनिक। आइसो इलेक्ट्रॉनिक, ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें होता है सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब जैसे देखो हमने अभी पीछे देखा था ना कि एल्यूमिनियम के हमने कैसे निकाले थे, याद करो कि पहले आप 13 लिख लो, जो पहले लिखा है उसे 13 लिख लो, और यहाँ +3 है तो प्लस का कर दो माइनस, तो इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन होंगे 10 इलेक्ट्रॉन्स। अब वहीं अगर Mg की देखें तो Mg पे नॉर्मल कितने हैं 12, और 2 प्लस में दे रखे हैं तो -2 10 इलेक्ट्रॉन, तो इस पे भी 10 आ गए, इस पे भी 10 आ गए, तो ये होगा हमारा आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स। आइसो डायफर्स देखो क्या होते हैं, आइसो डायफर्स होते हैं, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, कि जब आप किसी के न्यूट्रॉन्स माइनस प्रोटॉन्स का वो निकालोगी वैल्यू, तो वो सेम आएगी, यही है, ज़्यादा कुछ नहीं है, ये आप छोड़ भी सकते हो। अब आते हैं आइसोमर्स। आइसोमर्स आते हैं इंपॉर्टेंट। आइसोमर्स आपने कहाँ पढ़े हैं, आइसोमर जो आप पढ़ते हो ना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, कि सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, तो ये वही है, उसी की बात हो रही है, तो आइसोमर वही वाले हैं। ओके, अब देखो जब भी एनर्जी ट्रांसफर होती है ना, अब ये चैप्टर का थोड़ा न्यूमेरिकल वाला पार्ट आएगा, ओके, तो घबराना नहीं, अच्छे से हो जाएगा वो भी।